और आज हम शुरू करेंगे फ्यूल से। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जिससे एनर्जी सप्लाई होती है। अब जो फ्यूल होता है या तो वो अकेले एनर्जी सप्लाई करता है या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके वो एनर्जी सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। आइडियल फ्यूल कौन सा होता है? आइडियल फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। जो आइडियल फ्यूल होता है वो चीप होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है, सस्ता होता है और हमें इजीली मिल भी जाता है। आइडियल फ्यूल जो होता है उसको स्टोर करना इजी होता है और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है। आइडियल फ्यूल को रेगुलेट और कंट्रोल करना भी इजी होता है और आइडियल फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है। अब जो फ्यूल की क्वांटिटी होती है ना, फ्यूल की क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। अब बात आती है कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन। जब एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल की कंप्लीट कंबस्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो उसके बाद जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। मतलब कि इन शॉर्ट जो फ्यूल के जलने के बाद, कंबस्शन होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हीट कम प्रोड्यूस होगी तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब और ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर क्यूबिक फुट। 1 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 0.107 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर क्यूबिक फुट। जो फ्यूल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में आ जाता है वुड हो गया, कोल हो गया। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आ जाता है कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया। अगर गैस की बात करें तो गैस में आ जाती है वाटर गैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस, एलपीजी, ये सारी क्या है, ये गैसेस की कैटेगरी में आती है। जो गैसियस फ्यूल है ना उसको बेस्ट फ्यूल माना जाता है। बेस्ट फ्यूल क्यों माना जाता है? अब जब जो गैसियस फ्यूल होता है उससे ना तो ऐश वगैरह निकलती है, स्मोक भी कंपैरेटिवली कम निकलता है, और कुछ गैसियस फ्यूल ऐसे हैं जिनसे कार्बन भी कम निकलती है, लाइक सीएनजी हो गया। अभी आगे हम सीएनजी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सीएनजी को क्लीनर फ्यूल क्यों माना जाता है। फिर सबसे पहले बात करते हैं वाटर गैस की। वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। वाटर गैस कैसे बनती है? वाटर गैस बनती है जब हम स्टीम और रेड हॉट के कोक को 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उसके उनके एक्शन से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं वाटर गैस। फिर आती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। प्रोड्यूसर गैस को कैसे बनाते हैं? प्रोड्यूसर गैस को बनाने के लिए बर्निंग कोक जो है ना, कोक को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है। जब कोक में कम से कम सप्लाई एयर की देकर उसको बर्न किया जाता है तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। और जो प्रोड्यूसर गैस है ये चीपेस्ट गैसियस फ्यूल है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, कम होती है कंपैरेटिवली बाकी फ्यूल्स के। और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कम क्यों होती है प्रोड्यूसर गैस की? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। फिर आती है कोल गैस। जो कोल गैस होती है वो हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। कोल गैस बनती कैसे है? कोल गैस बनती है जब कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पे जलाया जाता है, उसके बाद जो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है कोल की, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है ना, उस गैस को बोलते हैं कोल गैस। फिर आती है ऑयल गैस। ऑयल गैस जो है ये हाइड्रोजन, मीथेन, ईथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है ऑयल गैस? ऑयल गैस प्रोड्यूस होती है जब हम केरोसिन ऑयल की थर्मल क्रैकिंग करते हैं। थर्मल क्रैकिंग करने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ऑयल गैस। ऑयल गैस को यूज किया जाता है यूजुअली लेबोरेटरीज में। फिर आती है गोबर गैस। गोबर गैस में होता है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मीथेन कैसे प्रोड्यूस होती है? मीथेन प्रोड्यूस होती है जब गोबर की फर्मेंटेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
तो अब प्रोड्यूस होती है गोबर गैस। मतलब कि जो गोबर से गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं गोबर गैस। इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम गोबर की एयर की एब्सेंस में फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के बाद गैस तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, और जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज करते हैं घरों में, जो विलेजेस वगैरह में डोमेस्टिक फ्यूल में इसको यूज किया जाता है। फिर आती है नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है ये गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। इसमें 85% तो मीथेन होती है, इसके अलावा ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह भी इसमें पाई जाती है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम में मेनली ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ही होता है। अब देखते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है और सीएनजी क्या है। ये जो एलपीजी और सीएनजी है ये बेसिकली पेट्रोलियम गैसेस है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आती है एलपीजी। एलपीजी क्या है? जब पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया जाता है अंडर प्रेशर, तो उसके बाद जो गैस बनती है उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्रोपेन भी होती है। अब इसको अंडर प्रेशर इजिली हम कंप्रेस करते हैं। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसको हम अंडर प्रेशर कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके इसको आयरन सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है, और आयरन सिलेंडर्स में स्टोर करने के बाद इसको घरों में पहुंचाया जाता है, और इसको घरों में एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है। अब जो आपने देखा होगा कभी कभार घर में क्या होता है, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है ना वो थोड़ा बहुत लीक करता है, या कभी कभार गैस ही खुली रह जाती है हमसे, तो उससे क्या होता है, उससे बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, बड़ी स्टेंट सी स्मेल आती है। तो ये जो स्मेल आती है उसमें गंदी सी, वो क्यों आती है? क्योंकि जो एलपीजी गैस होती है उसमें इथाइल मरकैप्टन मिक्स होता है। इथाइल मरकैप्टन क्यों डालते हैं? सो दैट कि उससे वो गंदी सी स्मेल आए। गंदी स्मेल क्यों आती है? मतलब इथाइल मरकैप्टन हम उसमें क्यों यूज करते हैं? सो दैट कि एक्सप्लोजन को रोका जा सके। इथाइल मरकैप्टन की वजह से उससे गंदी स्मेल आती है, जिससे हमें दूर से ही पता चल जाता है कि जो हमारा सिलेंडर है वो लीक कर रहा है, तो हम उसको जो भी उसका होता है उसको हम ठीक कर लेते हैं, उसमें आग नहीं जलाते, क्योंकि उस केस में जब हम आग जलाएंगे तो एक्सप्लोजन होगा। तो इथाइल मरकैप्टन बेसिकली एक्सप्लोजन को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स में यूज किया जाता है। फिर आती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो उसके बाद पैदा होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसमें 95% तक मीथेन होता है, और जो मीथेन गैस है ना ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स है। अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होने की वजह से जो मीथेन है वो कंप्लीट इसकी कंबस्शन हो जाती है मीथेन की, और पीछे कार्बन्स वगैरह नहीं बचते। मीथेन की कंप्लीट कंबस्शन होती है, कार्बन्स नहीं बचते, इसलिए जो सीएनजी है वो एक क्लीनर फ्यूल है। इसके अलावा अब हमने देखा 95% तो इसमें मीथेन है, इसके अलावा जो 5% पीछे बचा, 5% में बाकी गैसेस आ जाती है, लाइक ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर जैसी गैसेस भी इसमें होती है। सीएनजी को बेटर फ्यूल माना जाता है आज की डेट में कंपैरेटिवली गैसोलीन के, और इसको बसेस वगैरह में, कार्स में, थ्री व्हीलर्स में यूज किया जाता है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। अब दिल्ली मुंबई में तो पता ही है, सबको पता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में तो हद से ज्यादा पोल्यूशन है, मुंबई में भी पोल्यूशन है ही है, कम नहीं है पोल्यूशन। तो इसीलिए वहां पे सीएनजी को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, बसेस वगैरह में, कार्स में, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो पोल्यूशन है वो भी ज्यादा होता है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं सीएनजी। सीएनजी अब बेटर फ्यूल क्यों है? क्योंकि इसकी कंप्लीट कंबस्शन होती है और पीछे कोई भी अनबर्न्ड कार्बन नहीं बचता जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो। अनबर्न्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा तो उससे एयर पोल्यूशन कम होगा, इसीलिए इसको एज अ क्लीनर फ्यूल यूज किया जाता है। फिर टर्म आती है नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर क्या होता है? अब जब फ्यूल की इररेगुलर बर्निंग होती है तो इररेगुलर बर्निंग से कभी कभार क्या होता है, एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। जो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या करता है? नॉकिंग जो इंजन होता है ना, गाड़ियों का इंजन होता है, उसकी एफिशिएंसी कम कर देता है, जिसके चलते हुए एनर्जी लॉस होती है। अब इंजन की एफिशिएंसी कम होगी तो एनर्जी लॉस तो होगी ही होगी, तो उससे क्या होता है, अब हम वो फ्यूल यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में जिसकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है वो मिनिमम हो। हमेशा गाड़ियों में वही फ्यूल प्रेफर किया जाता है जिसकी नॉकिंग जो प्रॉपर्टी है वो
कम हो। तो इसीलिए देखा जाता है जो ये नॉकिंग वाले होते हैं, एक तो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं ब्रांच्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो स्ट्रेट चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नॉक करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जो ब्रांच्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी नॉक करने की टेंडेंसी कम होती है। स्ट्रेट चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अब जो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी होता है। तो वो जो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं। जो सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है उनकी नॉकिंग जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, और ब्रांच्ड की जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो कम होती है। अब जो गैसोलीन है, जहाँ पेट्रोल है जिसको हम यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखने के लिए एक मेथड यूज किया गया है जिसका नाम है मेथड ऑफ ग्रेडेशन। मेथड ऑफ ग्रेडेशन जो है इसमें हम देखते हैं उसका ऑक्टेन नंबर। मेथड ऑफ ग्रेडेशन में एक ऑक्टेन रेटिंग दी जाती है किसी भी फ्यूल को, उसका ऑक्टेन नंबर बताया जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर से फिर पता चल जाता है कि उस फ्यूल की नॉकिंग कैपेसिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है, नॉकिंग जो टेंडेंसी है फ्यूल की वो ज्यादा है या कम है, वो ऑक्टेन नंबर से पता चलता है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिए हैं, एक है हेप्टेन, एक है आइसोऑक्टेन। इन दोनों को हमने लिया है एज अ स्टैंडर्ड। जो हेप्टेन है, हेप्टेन में मैक्सिमम नॉकिंग होती है, ठीक है, हेप्टेन में नॉकिंग ज्यादा है तो उसको हमने ऑक्टेन नंबर दे दिया 0। मतलब कि जिन कंपाउंड्स की, जिन फ्यूल्स की जो नॉकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है उनका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कम होता है। फिर सेकंड हमने लिया था आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन का हमने देखा इसमें मिनिमम नॉकिंग होती है, तो आइसोऑक्टेन को हमने दे दिया ऑक्टेन नंबर 100। इट मीन्स कि जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उस फ्यूल की नॉकिंग टेंडेंसी कम होगी, जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा उसकी नॉकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया तो इसको ध्यान में रखना है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो नॉकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी फ्यूल की, अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो नॉकिंग टेंडेंसी जो फ्यूल की है वो कम होगी। ठीक है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो नॉकिंग कम है, ऑक्टेन नंबर कम है तो नॉकिंग ज्यादा है। फिर आते हैं एंटी नॉक कंपाउंड। एंटी नॉक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉकिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने के लिए या फिर ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए कुछ फ्यूल्स यूज किए जाते हैं। फ्यूल्स में कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसको बोलते हैं एंटी नॉक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल TEL हो गया, टेट्रा इथाइल लेड। जो टेट्रा इथाइल लेड है वो बेस्ट एंटी नॉक कंपाउंड है, इसको फ्यूल में यूज किया जाता है एज अ एंटी नॉक कंपाउंड। फिर एक आता है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर क्या होता है? सीटेन नंबर जो डीजल ऑयल का है, सॉरी, जो डीजल ऑयल का सीटेन नंबर है वो उसमें बताता है कि सीटेन की परसेंटेज कितनी है बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है डीजल ऑयल में, इसमें सीटेन और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का मिक्सचर होता है, अल्फा आएगा, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का मिक्सचर होता है। तो इसमें ये जो सीटेन नंबर है वो बताता है कि इसमें सीटेन की परसेंटेज कितनी है, उस अकॉर्डिंग इसको सीटेन नंबर असाइन किया जाता है। हेक्साडिकेन जो है उसका जो सीटेन नंबर है वो 100 है, और जो अल्फा मिथाइल नैप्थलीन है इसका सीटेन नंबर है 0। जो डीजल ऑयल है उसका सीटेन नंबर है 75। डीजल ऑयल का सीटेन नंबर 75 है, और इसमें क्या होता है, डीजल ऑयल में 75% सीटेन होता है और 25% इसमें होता है अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। अब इसमें देखो 75% सीटेन है तो इसीलिए इसको सीटेन नंबर दे दिया 75। मतलब जिनमें सीटेन ज्यादा है उनका सीटेन नंबर ज्यादा होगा, जिनमें सीटेन कम है उनका सीटेन नंबर कम होगा। फिर आता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, कम से कम टेम्परेचर, जिसमें जो ऑयल है वो सफिशिएंट वेपर्स प्रोड्यूस करता है टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, तो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल। इंडिया में जो फ्लैश पॉइंट है वो फिक्स है 44 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कि इंडिया में 44 डिग्री सेल्सियस पे जब ऑयल को ऑयल से जो वेपर्स निकलते हैं 44 डिग्री सेल्सियस पे, जब ऑयल से जो वेपर्स निकलते हैं वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है एयर में, तो वो क्या है, वो उसका फ्लैश पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आता है कोल। कोल क्या है? कोल में जो कोल की भी अलग अलग टाइप्स होती है। कोल बेसिकली 4 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज एंड क्लोरिफिक वैल्यू। सबसे पहले आता है पीट। जो पीट होता है, पी लो ग्रेड कोल होता है,
ठीक है, इससे हीट कम प्रोड्यूस होती है, स्मोक ज्यादा निकलता है और ऐश ज्यादा निकलता है। ठीक है, ये लो ग्रेड का कोल है जो पीट है। ठीक है, हीट कम निकलती है, स्मोक ज्यादा आता है, ऐश भी ज्यादा निकलती है। इसमें जो कार्बन होती है वो 50 to 60% होती है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 2500 to 3500 किलो कैलोरीज पर केजी। फिर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है और ये इजीली बर्न हो जाता है, बट इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम ही रहती है। कार्बन इसमें 60 to 70% होता है, कैलोरीफिक वैल्यू है 3500 to 5000 किलो कैलोरी पर केजी। फिर है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है कोल है ये ब्लैक कलर का होता है, हार्ड स्मोकी, और इसमें से फ्लेम निकलती है। और जो बिटुमिनस है इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है। इसमें कार्बन होती है 75 to 80% तक और इसके कैलोरीफिक वैल्यू है 5000 से लेकर 7500 तक की। फिर आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का कोल होता है और ये हार्डेस्ट फॉर्म होती है कोल की और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है कंपैरेटिवली बाकी कोल के। इसमें कार्बन होता है 90 to 95% और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 7500 to 8500 किलो कैलोरी पर केजी। राइट, तो ये है कोल्स की। अब इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, ठीक है, जो अगर हम देखें कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहा है। जो एंथ्रासाइट कोल है इसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है, बिटुमिनस में उससे कम, लिग्नाइट में उससे कम, तो पीट में सबसे कम कार्बन होता है। तो ए बी एल पी अल्फाबेटिकली ये आते हैं जो कोल की टाइप्स है और उसके अकॉर्डिंग इसके कार्बन की परसेंटेज है। जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है कोल उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर जो सेकंड नंबर पे आता है उसके कार्बन कंटेंट थोड़ा कम है, फिर थर्ड वाले का उससे कम एंड फोर्थ वाले का सबसे कम। ठीक है, तो ए बी एल पी ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ए बी तो अल्फाबेट साथ साथ ही आ रहे हैं, तो एल पी फिर उसके बाद आ गया। ठीक है, अल्फाबेटिकली अगर आप इसको अरेंज करोगे तो इसका जो कार्बन परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। ए में सबसे ज्यादा कार्बन है, बी में कम, एल में उससे कम, पी में सबसे कम। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।